नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर से बारूद की लकीरें खिंचती नजर आ रही है। एक तरफ रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन दहल उठाए, दूसरी तरफ अमेरिका के आर्थिक शिकंजे के खिलाफ ईरान ने हुंकार भर दी है और अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ा दिया है। एक नहीं दो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर इलाके में मौजूद है, यानी समंदर से आसमान तक सुपर पावर की मौजूदगी और हर तरफ बढ़ता तनाव। लेकिन कहानी सिर्फ रूस, यूक्रेन और अमेरिका ईरान तक सीमित नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन में रूसी प्रहार से तबाही का मंजर है। कीव समेत कई इलाकों में धमाकों ने दहशत को बढ़ा दिया है। ड्रोन और मिसाइल्स की बारिश के बीच सवाल है कि क्या रूस अब युद्ध का और दबाव बढ़ा रहा है। उधर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव को और धार देने का ऐलान किया है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। तेहरान की तरफ से संदेश साफ है, आर्थिक युद्ध थोपा गया तो जवाब भी उसी अंदाज में मिलेगा। और अमेरिका चाहे कोई प्रतिबंध लगा ले, ईरान झुकने वाला नहीं है और ना ही कोई समझौता करेगा। इसी बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसैनिक ताकत की तैनाती ने पूरे इलाके की धड़कन बढ़ा दी है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की एंट्री और पहले से मौजूद अमेरिकी कैरियर लिंकन की मौजूदगी। क्या अमेरिका किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन के लिए अपनी पोजीशनिंग मजबूत कर रहा है या ट्रंप की मंशा कुछ और है? लिंकन की अब तक रवानगी नहीं होने से कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में एक और मोर्चा गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुर्की और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव अब टकराव की दहलीज तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक तरफ यूरोप में बारूद, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में बारूद। समंदर में अमेरिकी कैरियर, आसमान में ड्रोन और मिसाइल और जमीन पर बढ़ता तनाव। रूस बनाम यूक्रेन, अमेरिका बनाम ईरान और तुर्की बनाम इजरायल के बीच बढ़ती तल्खी। दुनिया के कई मोर्चों पर एक साथ जंग का सायरन बज रहा है। आज आपको दिखाएंगे कहां रूस ने मचाई सबसे बड़ी तबाही, ईरान ने अमेरिका को क्या खुली चुनौती दी, मिडिल ईस्ट में दो अमेरिकी कैरियर की तैनाती का असली मतलब क्या है और तुर्की इजरायल के बीच आखिर क्यों बढ़ रहा है टकराव, क्यों यह आहट सुनाई दे रही है। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर डिटेल में हमारी नजर आज रहने वाली है। तो वर्ल्ड वॉर में पहली खबर जिस पर डिटेल में आज बात करने वाले हैं, रूसी प्रहार से यूक्रेन में चीख पुकार मच गई है। अब देखिए, ये जो फ्रंट है रूस यूक्रेन का, यहां पर शांति बहाल होती हुई नजर नहीं आ रही। लगातार एस्केलेशंस यहां पर बढ़ रहे हैं। रूस ने प्रहार किया यूक्रेन पर, चीख पुकार मच गई है। क्या रिहायशी इलाके, क्या सैन्य ठिकाने, क्या ऊर्जा ठिकाने, सब कुछ नेस्तनाबूद किया जा रहा है। यूक्रेन भी कम नहीं है, यूक्रेन भी लगातार अग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में ये जो अग्रेशन है दोनों ही पक्षों का, वो कहीं ना कहीं इस युद्ध को और बड़ा कर दे रहा है। 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस मोर्चे पर अभी भी कहीं ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही यहां पर शांति बहाल होगी। उसके ऊपर आसपास के जो फ्रंट हैं, ये जो कंट्रीज का हम जिक्र कर ले, वो किस तरीके से आग में घी डाल रहा है, बखूबी दुनिया देख रही है। अमेरिका किस तरीके से आग में घी डाल रहा है। रूस तमाम तरह की तैयारियां कर रहा है। पेंटासीर उसने अपना एक नया घातक हथियार जो है वो तैयार कर लिया है, ताकि यूक्रेन के हर हमले का माकूल जवाब दिया जाए। अग्रेशन लगातार दोनों तरफ से बढ़ता जा रहा है। अगली खबर जिस पर डिटेल में बात करने वाले हैं आज वर्ल्ड वॉर में, इकोनॉमिक वॉर पर ईरान के हुंकार। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कि तमाम तरह की सैन्य ताकत आजमा चुके हैं पहले ही, अब ये कहा गया कि अगर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाएंगे ईरान पर, उसे अलग थलग करेंगे बाकी देशों से, तो शायद ईरान के मंसूबे जो हैं वो रौंदे जा सके, ईरान को झुकाया जा सके, ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर किया जा सके। और ऐसे में अब ईरान ने भी हुंकार भर दी है। ईरान ने कहा है, कितने भी प्रतिबंध लगाओ, कितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओ, कितना भी अलग थलग करने की कोशिश करो, कितना भी सैन्य दबाव बनाओ, हर हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। हमला किसी भी तरीके से हो, रणनीतिक हमला हो, सैन्य हमला हो या फिर नैरेटिव वॉर,
हर हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा, ईरान ने साफ तौर पर कहा, और उसी अंदाज में, उसी भाषा में वो जवाब दिया जाएगा। अब ये जो कॉन्फिडेंस है ईरान का, वो जाहिर है बताता है कि कुछ ऐसे साथी देश है ईरान के पास जिन्हें लेकर ईरान सुपर कॉन्फिडेंट है कि वो इन प्रतिबंधों के बावजूद भी, अमेरिका की धमकी के बावजूद भी ईरान के साथ खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और ईरान की मदद करते रहेंगे। ऐसे देश जिन्हें अमेरिका की धमकी से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। इशारा रशिया और चाइना की तरफ है साफ तौर पर। अगली खबर जिस पर बात करेंगे, मिडिल ईस्ट में अब 2 यूएस कैरियर। अब देखिए ये भी एक नई, अगर हम देखें, सरगर्मी को जन्म दे रहा है कि आखिर मिडिल ईस्ट में ये 2 यूएस कैरियर क्या कर रहे हैं। एक की मौजूदगी पहले से थी, 250 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, उसकी तैनाती आपने वहां से हटाने, जिसके बाद रिपोर्ट्स आई हैं कि वहां पर जो सैनिक तैनात थे वो खुदकुशी करने पर आमादा हो गए। फिर आप प्रशांत महासागर से निकालकर यहां पर डिप्लॉय कर दे रहे। दूसरा वाला, पहले वाला आपने वहां से हटाया नहीं है, यानी कि वॉशिंगटन और लिंकन दोनों की मौजूदगी है मिडिल ईस्ट में। अब ये किस तरफ इशारा कर रही है? क्या कोई नई पोजिशनिंग की तैयारी अमेरिका कर रहा है ईरान पर दबाव बनाने के लिए? क्योंकि सारे पैतरे आजमाए जा रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ईरान को झुकाने के लिए, ताकि ये जो वॉर है ये खत्म हो सके, ईरान को झुकाया जा सके, ईरान को अपनी कंडीशंस के अपने अनुरूप जो है वो बातचीत जो है उस मनवाई जा सके टेबल पर। इस पर भी डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये जो पोजीशनिंग है, ये 2 यूएस कैरियर, 2 बाहुबल आखिर क्यों मिडिल ईस्ट में तैनात है। अभी पहले वाले को रिलीव क्यों नहीं किया गया, किस तरफ ये इशारा कर रहा है, इस पर भी नजर हमारी रहने वाली है। अगली खबर जिस पर डिटेल में आज बात करने वाले हूं, वर्ल्ड वॉर में तुर्की इजराइल में जंग की आहट। अब देखिए मिडिल ईस्ट में पहले से ही बारूद की गंध सुनाई दे रही है, विस्फोटों की आवाज लगातार हम देख रहे हैं, ड्रोन मिसाइल्स हर तरफ से लगातार ये चल रहे हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। और क्या इन सब के बीच ये नया मोर्चा है जो युद्ध के लिए तैयार है? क्योंकि ये मोर्चा भी शांत नजर नहीं आ रहा। हम बात कर रहे हैं तुर्की और इजराइल की। जिस तरीके से सीरिया में तुर्की की सैन्य मौजूदगी हुई, उसके बाद इजराइल ने बहुत आक्रामक रवैये में साफ किया है कि हम पहले ही चेता चुके हैं, अब अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो बहुत आक्रामक अंदाज में समझाया जाएगा। और उसके बाद उस आर्टिकल का भी कोई मायने नहीं रह जाएंगे जिसके तहत ये कहा जाता है कि नेटो कंट्रीज में से अगर एक पर अटैक होता है तो सारे नेटो कंट्रीज जो है उसके पक्ष में आ जाएंगे। इजराइल ने कहा कि अगर सीरिया में तुर्की अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाएगा तो हमारे पास पूरा अधिकार है, हमारे पास पूरा अधिकार है अपनी इंटीग्रिटी की सिक्योरिटी को इंश्योर करना, और इसीलिए तुर्की पर हम अटैक करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि शांत रहे तमाम पक्ष, लेकिन हकीकत हम सभी जानते हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी पक्ष शांत रहे। वो चाहता है कि हर मोर्चे पर संघर्ष जो है वो बरकरार रहे। इस पर भी बात करने वाले हैं आज डिटेल में, लेकिन उससे पहले आपको 4 बड़ी खबरें बताते हैं आज की, जिस पर हमारी नजर रहने वाली है। परमाणु हथियार पर फिर से बोले ट्रंप, ईरान को ट्रंप का सख्त संदेश, परमाणु हथियार की इजाजत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। यह अमेरिका द्वारा एक बार फिर से चेताया गया है। लगातार अमेरिका इस बात का जिक्र कर रहा है कि परमाणु हथियार ईरान के पास नहीं हो सकते हैं, इजाजत नहीं है, और इसीलिए ईरान पर हर पैतरा आजमाया जा रहा है। वही सेंटकॉम का बड़ा ऑपरेशन, हवा में F-16 की रिफ्यूलिंग, हवा में ईंधन भरते अमेरिकी फाइटर जेट KC-135 टैंकर ने F-16 फाइटर जेट में ईंधन भरा है। अब ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि एक नए ऑपरेशन की तैयारी में, बड़े ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका है। रणनीतिक तौर पर लगातार दबाव बना रहा है, लेकिन सैन्य ऑप्शंस जो है वो अभी बैक स्टेज नहीं गए हैं। अमेरिका उन पर भी लगातार विचार कर रहा है, क्योंकि जो प्रायोरिटी है, जो मंशा है, वो क्लियर है, ईरान को झुकाना, कन्विंस करना, चाहे जिस कीमत पे ईरान समझे। ईरान पर और आर्थिक दबाव बढ़ाने की भी तैयारी हो रही है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का ये बड़ा स्टेटमेंट आया। अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, बेसेंट की तरफ से कहा गया है। नाकाबंदी और प्रतिबंधों का तरीका काम करेगा। अगर नाकाबंदी लगातार बरकरार रहेगी, प्रतिबंध और कड़े लगाए जाएंगे तो ये तरीका निश्चित तौर पर काम करेगा। आर्थिक तौर पर ईरान को और ज्यादा तोड़ना होगा और ज्यादा थकाना होगा। ये अमेरिका के वित्त मंत्री की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, यानी कि और आर्थिक प्रतिबंध झेलने होंगे ईरान को। इसके अलावा जो मुल्क ईरान के साथ संबंध रखेंगे उन्हें भी इन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, वही दक्षिणी लेबनान में जोरदार धमाकों से दहशत का माहौल है।
दक्षिणी लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक, अली अल ताहिर की पहाड़ियों पर ताबड़तोड़ हमले जारी। इजरायली हमलों से रात में दिन जैसा नजारा हुआ, इतनी रोशनी हुई, आप समझ सकते हैं कि किस हद तक हमले हुए होंगे। किन हमलों की वजह से रात में दिन जैसा नजारा, दिन जैसा शोर, चारों तरफ दहशत का माहौल। लगातार दक्षिणी लेबनान में जोरदार अटैक्स जो है वो इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं। और इन सब के बीच कीव पर रूस का बड़ा मिसाइल ड्रोन अटैक। रूसी हमले में 13 लोगों की मौत की खबर आ रही। हमले में 40 लोग घायल हुए। 168 ड्रोन से रूस ने बड़ा हमला बोला है। 44 मिसाइल से भी अटैक किया गया है। मिसाइल ड्रोन हमले से कीव में भारी तबाही मची है। कई इलाकों में धमाकों से दहशत का माहौल है। कीव में रूसी हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रूस के ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेन में हड़कंप मच गया है। रूस जिस तरीके से अटैक कर रहा है, अब यूक्रेन में हड़कंप है। और वहीं रूसी अटैक पर यूक्रेन का बड़ा दावा। रूस ने हवा, जमीन और समंदर से किया हमला। 39 क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है डिफेंस। रूस ने बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल्स दागी है, यूक्रेन ने कहा। सैन्य ठिकानों और हथियारों के गोदाम बने हैं निशाना। भीषण हमले के बाद यूक्रेन में एयर डिफेंस को लेकर चिंता बढ़ गई है। ये बड़ा दावा जो है वो किया जा रहा है। किस तरीके से लगातार रूस ने अटैक किया है, यूक्रेन का बड़ा दावा रूसी अटैक को लेकर कि हवा, जमीन और समंदर से हमला किया गया है। 39 क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में नाकाम रहा है डिफेंस। इतने बड़े पैमाने पर अटैक्स हुए हैं और इतने अग्रेसिव अटैक हुए, इतने प्रिसाइज ये अटैक हुए। रूस ने बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल्स दागी है और नुकसान हुआ है बड़े पैमाने पर। सैन्य ठिकाने जो हैं, इसके अलावा गोदामों को निशाना बनाया गया है। तो कुल मिलाकर कीव की रात एक बार फिर से धमाकों से दहल उठी है। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस ने एक साथ 168 ड्रोन और 44 मिसाइल्स दागी हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने बड़ी संख्या में ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ उसकी एयर डिफेंस बेबस दिखाई दी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि यूक्रेन के पास पर्याप्त बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर नहीं है और इसके लिए उसे पश्चिमी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या यूक्रेन के डिफेंस अब रूस के बड़े हमलों के सामने कमजोर पड़ रही है? क्या पश्चिमी देशों से मिलने वाली रक्षा मदद जरूरत के मुकाबले कम पड़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस ने यूक्रेन की कमजोर कड़ी पहचान ली है? उसकी नस जो है वो कहीं ना कहीं रशिया ने पकड़ ली है। ये बड़ा सवाल जो है उठ रहा है। तो रूसी मिसाइल्स की बौछार हुई है और इसके बाद यूक्रेन में चीख पुकार मच गई है। कीव पर रूस का महाविनाशक हमला हुआ है। 168 ड्रोन दागे गए हैं। 44 मिसाइलों से हमला हुआ है। एक साथ कई हवाई अटैक्स किए हैं रूस ने। 200 से ज्यादा हवाई हथियार जो हैं वो मारे गए हैं। 168 ड्रोन से आसमान पर कब्जा किया गया है। 44 मिसाइलों से कीव पर निशाना लगाया गया है। रूस का मल्टी लेयर एयर अटैक हुआ है। ड्रोन का झुंड, मिसाइल्स की बौछार, एक रात सैकड़ों हवाई हथियार। कुल मिलाकर धमाकों से कांपा है कीव। कीव से सटे कई इलाके इसकी जद में आए। रिहायशी इलाकों में जाहिर तबाही मच गई है। लोग सड़कों पर आ गए, कई जाने भी गई हैं। इमारतों में आग लगी है, सड़कों पर मलबा फैला। धमाकों के बाद धुआं धुआं हुआ है कीव और उसके वार से घरों को, रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसी कई केस स्टडीज आई हैं जहां पर लोग त्राहिमाम करते हुए दिखाई दिए। कीव में मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश की जा रही है। बेहद दर्दनाक तस्वीरें आई हैं जहां पर लोग मलबे के नीचे दब गए हैं। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हमले के बाद हर तरफ चीख पुकार का माहौल। तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि रशिया पहले ही यह साफ कर चुका है जिस तरीके से अग्रेशन हमने यूक्रेन का देखा और यूक्रेन ने रशिया के कई ठिकानों को निशाना बनाया। उसके बाद रूस ने भी साफ तौर पर यह कह दिया कि अब जब वो अटैक करेगा तो यूक्रेन पानी नहीं मांगेगा।
इन सब के बीच हमले के बाद जेलेंस्की का बड़ा बयान, बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ क्षमता बढ़ाना जरूरी होगा, यह जेलेंस्की की तरफ से कहा गया। हमलों के बीच जेलेंस्की ने पश्चिम से तत्काल मदद मांगी है। यूक्रेन को और पैट्रियट इंटरसेप्टर दिए जाएं, यह जेलेंस्की ने कहा है। मजबूत एयर डिफेंस के बिना दबाव बनाना मुश्किल है, यह जेलेंस्की ने कहा है। देखिए, इसी की आशंका जताई जा रही थी कि अभी तक तो यूक्रेन नेटो की बदौलत जिस तरीके से रूस पर दबाव बना रहा है, या फिर कहें कि उस पर लगातार अटैक कर रहा है, ये स्थिति कब तक रहेगी? कब तक नेटो कंट्रीज उसे मदद करते रहेंगे? अब वो स्थिति आ गई है जब जेलेंस्की ने कहा कि दबाव बढ़ाने के लिए हमें और ज्यादा मॉडर्नाइज होना होगा, पहले से ज्यादा सक्षम होना होगा। मोबिलाइजेशन पर जेलेंस्की का बड़ा स्टेटमेंट, सेना में लामबंदी का तरीका और मानवीय हो। जेलेंस्की ने कहा मोबिलाइजेशन सिस्टम में बदलाव की दरकार है। सैन्य संगठन में सुधार पर जेलेंस्की का जोर, मोबिलाइजेशन को व्यवस्थित करने के निर्देश, सेना में संगठन से जुड़े मुद्दे जल्द सुलझाने पर जोर। डिफेंस मिनिस्ट्री से मोबिलाइजेशन में बदलाव के प्रस्ताव मांगे गए हैं। जवानों की भर्ती प्रक्रिया को बेहतर बनाने की कवायद, सेना और मोबिलाइजेशन सिस्टम में नए बदलाव के संकेत। Все, що стосується мобілізації та контрактів, все, що стосується ротації наших воїнів, потрібні реальні рішення, реальні пропозиції. Дуже очікую системної спільної роботи на цьому напрямку Збройних сил, Міністерства оборони. यूरोप में यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग को 4 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन ये लड़ाई थमने के बजाय और ज्यादा खौफनाक मोड़ ले चुकी है। अब तक जो जंग सिर्फ टैंकों और मिसाइल्स के बूते लड़ी जा रही थी, वो हाईटेक ड्रोन और घातक एयर डिफेंस सिस्टम के महामुकाबले में तब्दील हो चुकी है। आसमान में एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स का हमला हो रहा है, तो दूसरी तरफ रूस ने अपने सबसे घातक किलर हथियारों को मोर्चे पर उतार दिया है। आखिर कैसे ये पारंपरिक जंग अब एक विनाशकारी ड्रोन वॉर बन चुकी है, देखिए खास रिपोर्ट। यूक्रेन से जंग को रूस ने जितना आसान समझा था, वो वास्तव में उतनी नहीं रही। रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में जबरदस्त बारूदी बारिश की। बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर क्रूज मिसाइल्स तक दागी। घातक बमों से लेकर ड्रोन तक से हमले किए। शुरुआती दौर में ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी के दम पर रूस ने यूक्रेन को बुरी तरह दहलाया। बिना सैनिक भेजे यूक्रेन की सेना से लेकर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तक को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस आपदा को यूक्रेन ने अवसर में तब्दील किया। यूक्रेन के इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का विकास शुरू किया। यूक्रेन ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर जोर दिया। आज यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन न केवल रूस की सीमा पर बल्कि रूस के काफी अंदर तक हमले कर रहे हैं। सवाल यह है कि यूक्रेन आज जिस तरह से रूस पर भीषण हमले कर रहा है, आखिर उसके हाथ ऐसा कौन सा जखीरा लग गया? जो वो रूस पर एक साथ सैकड़ों ड्रोन से अटैक कर रहा है। रूस लगातार ईरानी शाही ड्रोनों से यूक्रेनी शहरों और बुनियादी ढांचों पर हमला कर रहा है। लेकिन पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके यूक्रेन ने पहली बार एक साथ 800 से ज्यादा ड्रोन से स्ट्राइक की।
इस हमले में रूस को काफी नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने कड़ा मैसेज दिया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने ड्रोन उत्पादन को इतना बढ़ा दिया कि वो न सिर्फ बचाव कर रहा है बल्कि रूस के अंदर तक वार करने में सक्षम है। यूक्रेन की कम लागत, तेज उत्पादन और तेजी से सीखने वाली रणनीति युद्ध के नियमों को ही बदल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन सालाना करीब 1 करोड़ ड्रोन तैयार कर रहा है। इसका मतलब औसतन रोज 27,000 से 30,000 ड्रोन उसकी फैक्ट्रीज में बन रहे हैं। इनमें सामरिक, एफपीवी और लंबी दूरी वाले सभी कैटेगरी शामिल हैं। जंग के मोर्चे पर रोजाना 7,000 से 9,000 ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। एफपीवी ड्रोन का उत्पादन सबसे तेजी से बढ़ा है। ये 2022 में सालाना महज 3,000 से 5,000 थे। 2025 में 3 लाख हो गए और 2026 की शुरुआत में ये क्षमता 8 लाख से ज्यादा सालाना पहुंच गई। इंटरसेप्टर ड्रोन रोज 1,000 तक बन रहे हैं। लंबी दूरी वाले स्ट्राइक ड्रोन बनाने वाली कंपनीज रोज 200 से 300 यूनिट तैयार कर रहे हैं। एक और यूक्रेन ड्रोन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुका है, वहीं रूस ने इसका तोड़ भी खोज लिया है। रूस ने यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अपना नया ड्रोन किलर पैंटसर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया। रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक ने इस अत्याधुनिक सिस्टम की नई खेप रूसी सेना को सौंप दी है। इसने सभी कड़े टेस्ट्स को आसानी से पास कर लिया है। रूस का दावा है कि सिस्टम ड्रोन के साथ साथ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जैसे हवाई खतरों से निपटने में सक्षम है। रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक की हाई प्रिसिजन सिस्टम्स इकाई ने रूसी सेना को पैंटसर एस लड़ाकू विमान और पैंटसर एसएमडी एयर डिफेंस सिस्टम सौंपे हैं। कंपनी के मुताबिक इन सिस्टम्स ने जरूरी टेस्ट पूरे कर लिए हैं और सेना से इसमें परमिशन मिलने के बाद इन्हें सेना को सौंपा गया। बताया जा रहा है कि पैंटसर को मुख्य रूप से कम दूरी के हवाई खतरों से सुरक्षा के लिए बनाया गया। रूस के मुताबिक इसका इस्तेमाल ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों को रोकने के लिए किया जा सकता है। नए सिस्टम को अलग अलग तरह के हवाई हमलों के हिसाब से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इसके लॉन्च रैक में मिशन के अनुसार अलग अलग इंटरसेप्टर लगाए जा सकते हैं। सिस्टम में कुल 48 राउंड रखे जा सकते हैं। यानी अगर एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन या दूसरे हवाई लक्ष्य हमला करते हैं तो पैंटसर को उनसे निपटने के लिए तैयार किया जा सकता है। साफ है, ये जंग अब अपने अगले चरण में प्रवेश कर रही है। इससे इसके और भीषण होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में खुल सकता है जंग का नया फ्रंट। अब इजराइल और तुर्की आमने सामने। सीरिया में तुर्की की तैनाती पर इजराइल का हमला। इजराइल का बड़ा बयान, नेटो भी नहीं बचाएगा। सीरिया में तुर्की आया तो इजराइल का एक्शन तय। नेटो के आर्टिकल 5 को लेकर इजराइल में नई बहस छिड़ गई है। सीरिया में तुर्की की मौजूदगी इजराइल के लिए रेड लाइन है। इजराइल की अब तुर्की से सीधे टकराव की तैयारी नजर आ रही है। नेतन्याहू साफ कर चुके हैं, वो कह चुके हैं कि इस तरह की प्रोवोकेटिव कार्रवाई ना हो। हालांकि तुर्की ने इससे इनकार कर दिया है, लेकिन फिर भी एक नया मोर्चा खुलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में एक और मोर्चा खुलने की आहट है। सीरिया को लेकर इजराइल और तुर्की अब आमने सामने हैं। और सवाल सिर्फ सीरिया का नहीं है, सवाल नेटो की ताकत और उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा गारंटी का है। इजराइल ने सीरिया में तुर्की की संभावित सैन्य मौजूदगी को लेकर बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। इजराइल ने अब हाल ही में सीरिया के अबू अल दुहर एयरबेस पर हमला किया। दावा किया गया कि वहां तुर्की की सेना की तैनाती की तैयारी हो रही थी। तुर्की ने आरोपों को खारिज किया है,
लेकिन अब इजराइल के अखबार इजराइल हायोम में छपे एक विश्लेषण ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर तुर्की की सेना सीरिया में होगी और इजराइल उस पर अटैक करता है तो क्या नेटो का आर्टिकल 5 अपने आप तुर्की के बचाव में आएगा? इजरायली विश्लेषण का दावा है कि नेटो की सामूहिक सुरक्षा की गारंटी को तुर्की की अपनी सीमा के बाहर तैनात सैनिकों के मामले में अलग तरह से देखा जा सकता है। यानी इजराइल की रणनीति साफ दिखाई दे रही है, तुर्की की सीमा के भीतर हमला नहीं, सीरिया में तैनात तुर्की की ताकत को निशाना बनाने का रास्ता। और यहीं से मामला बेहद खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एर्दोगन को सीरिया में खतरनाक दुस्साहस से बचने की चेतावनी दी है। उधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी साफ कह चुके हैं कि सीरिया में तुर्की की सैन्य मौजूदगी का विस्तार इजराइल स्वीकार नहीं करेगा। मतलब साफ है, सीरिया अब सिर्फ सीरिया नहीं रहा है, ये इजराइल और तुर्की की ताकत की सीधी टक्कर का मैदान बनता जा रहा है। एक तरफ नेटो का सदस्य तुर्की है, दूसरी तरफ नेटो से बाहर लेकिन अमेरिका का करीब इजराइल है, और बीच में सीरिया का वो मैदान जहां एक गलत कदम पूरे इलाके को बड़े सैन्य टकराव की तरफ धकेल सकता है। अमेरिका भी तनाव कम कराने के लिए इजराइल तुर्की सीरिया के बीच एक डीकॉन्फ्लिक्टेशन मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल ने नेटो के आर्टिकल 5 की ऐसी कमजोरी खोज ली है जिससे तुर्की की सेना पर सीधा अटैक किया जा सके, या फिर यह सिर्फ इजराइल की रणनीतिक सोच है जिसका असली मकसद एर्दोगन को सीरिया से दूर रखना है? क्योंकि अगर सीरिया में तुर्की की मौजूदगी बढ़ती है और इजराइल उसे रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई करता है तो फिर यह टकराव सिर्फ दो देशों का नहीं रहेगा। सीरिया की जमीन पर शुरू हुई जंग नेटो के दरवाजे तक पहुंच सकती है। नेटो का कवच भी बेअसर रहेगा। ऐसे में तुर्की से भिड़ने को तैयार है इजराइल, जैसे कि स्थिति नजर आ रही है। एर्दोगन वर्सेस नेतन्याहू, नेटो की ढाल कितनी मजबूत रहने वाली है? तुर्की सेना की तैनाती, इजराइल का वार, सीरिया में नया संग्राम, यही तो नजर आ रहा है। इजराइल तुर्की आमने सामने, नेटो के सामने इजराइल की चुनौती है। अब सवाल क्या खड़ा होता है? बड़ा सवाल यह आता है कि क्या नेटो तुर्की को इजराइल से बचा पाएगा? क्या सीरिया में भिड़ेंगे नेटो और इजराइल? क्या तुर्की की सीरिया तैनाती बनेगी जंग की वजह? क्या इजराइल ने तुर्की के खिलाफ रास्ता खोज लिया है? क्या एर्दोगन की सेना पर हमला करेगा इजराइल? क्या सीरिया से शुरू होगी इजराइल तुर्की जंग? और क्या नेटो का आर्टिकल 5 यहां काम नहीं करेगा या फिर करेगा? क्या मिडिल ईस्ट में खुलने वाला है एक नया युद्ध का मोर्चा? क्या नेतन्याहू और एर्दोगन आमने सामने होंगे? क्या तुर्की की सीरिया मौजूदगी इजराइल को मंजूर नहीं है? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो अब यहां पर उठ खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद यही स्थिति नजर आ रही है। वहीं अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए अब मिसाइल्स के बाद अर्थव्यवस्था को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ऐसा आर्थिक अभियान छेड़ने का ऐलान किया है जिसे अमेरिका अब तक का सबसे कड़ा आर्थिक प्रहार बता रहा है। धमकी सिर्फ ईरान को नहीं है, बल्कि उन देशों को भी है जो ईरान के साथ कारोबार करेंगे, उसे आर्थिक मदद देंगे या किसी भी तरह की कारोबारी लाइफलाइन मुहैया करवाएंगे। लेकिन अमेरिका की इस धमकी के सामने तेहरान ने भी झुकने से इनकार कर दिया है। ईरान का साफ कहना है, दबाव बढ़ा सकते हो, प्रतिबंध लगा सकते हो, लेकिन ईरान की आजादी, सम्मान और संप्रभुता को नहीं झुका सकते। यानी अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब सिर्फ मिसाइल्स और मोर्चों पर नहीं, अब लड़ाई बैंकिंग सिस्टम से लेकर तेल बाजार तक और आर्थिक नाकाबंदी से लेकर वैश्विक कारोबार तक पहुंच चुकी है। अमेरिका का इकोनॉमिक डी-डे, ईरान का करारा पलटवार, अमेरिकी प्रतिबंधों पर ईरान का पलटवार है। दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, तेहरान ने कहा। ये आर्थिक आतंकवाद, आजादी और इंटीग्रिटी से समझौता नहीं करेंगे। ये मानवता के खिलाफ अपराध है। दबाव बढ़ाने से अमेरिका की हार बढ़ेगी। ईरान ने अमेरिका को घेर लिया, इस पर प्रतिबंध को आर्थिक आतंकवाद करार दिया है। तेल से लेकर ग्लोबल ट्रेड तक चिंता बढ़ गई है। आर्थिक जंग का असर पूरी दुनिया पर नजर आ रहा है।
आर्थिक जंग में आमने सामने अमेरिका और ईरान रहने वाले हैं। अमेरिका के ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक वॉर का ऐलान करने के बाद ईरान ने तीखा पलटवार किया। तेहरान ने अमेरिका की धमकी को सुनकर हाथ खड़े नहीं किए, बल्कि ईरान ने अमेरिका पर करारा हमला किया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी रणनीति को आर्थिक आतंकवाद करार दिया है और कहा कि अमेरिकी दबाव का नतीजा वही नहीं होगा जिसकी उम्मीद वॉशिंगटन कर रहा है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका आर्थिक दबाव के जरिए सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और देशों की इंटीग्रिटी को भी निशाना बना रहा है। तेहरान का संदेश बेहद सख्त है। ईरान दबाव में अपनी नीतियां नहीं बदलेगा, यानी अमेरिका अगर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाता है तो ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं। यही वजह है कि अब दुनिया की नजर सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान पर नहीं बल्कि उन देशों पर भी है जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका ने वाकई ईरान के कारोबारी नेटवर्क को काटने के लिए दूसरे देशों पर भी दबाव बढ़ाया तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तेल बाजार हिलेगा, शिपिंग महंगी होगी और दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोर्चा है होर्मुज की खाड़ी। दुनिया के लिए ये सिर्फ समंदर का एक रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की बेहद महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। यहाँ तनाव बढ़ा तो असर ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया के बाजारों में तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है और यही वजह है कि अमेरिका का ईरान पर आर्थिक दबाव अब एक ग्लोबल इकोनॉमिक इशू बन चुका है। ट्रम्प की नई रणनीति के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में तेजी देखी गई। लेकिन अमेरिका के सामने बड़ा सवाल भी है, क्या आर्थिक प्रतिबंधों से ईरान झुक जाएगा? क्योंकि ईरान दशकों से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करता आया है। तेहरान ने प्रतिबंधों के बीच वैकल्पिक व्यापार नेटवर्क बनाए हैं, तेल की बिक्री के लिए अलग अलग रास्ते तलाशे हैं और अमेरिका के आर्थिक दबाव के बावजूद अपनी इकोनॉमी को चलाने की कोशिश की है। यही वजह है कि ईरान का ताज़ा संदेश भी साफ है, प्रतिबंध नए हो सकते हैं, दबाव नया हो सकता है, लेकिन तेहरान की प्रतिरोध की नीति नहीं बदलेगी। और अब इस टकराव में एक बड़ा नाम सामने आ रहा है, चीन, क्योंकि ईरान के साथ कारोबार करने वाले प्रमुख देशों में चीन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। अगर अमेरिका ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर कार्रवाई करता है तो सवाल सिर्फ ईरान का नहीं रहेगा, सवाल होगा कि अमेरिका ईरान को दबाने के लिए चीन जैसे बड़े कारोबारी साझेदारों से टकराव मोल लेगा। यही वो मोड़ है जहां ईरान अमेरिका की लड़ाई ईरान बनाम अमेरिका से निकलकर अमेरिका बनाम ग्लोबल ट्रेड सिस्टम की लड़ाई बन सकती है। एक तरफ ट्रंप का दावा है आर्थिक दबाव के जरिए ईरान को झुकाया जा सकता है, दूसरी तरफ तेहरान कह रहा है दबाव से ईरान की संप्रभुता और उसके फैसले नहीं बदलेंगे। यानी वॉशिंगटन कह रहा है घुटने टेक दो और तेहरान कह रहा है दबाव बढ़ाओ, नहीं झुकेंगे। यही टकराव आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच अगली बड़ी लड़ाई तय करेगा। तस्वीर साफ है, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हथियारों के बाद अब अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। तेल पर दबाव, पैसे के लेन देन पर दबाव, कारोबार पर दबाव और ईरान के साथ खड़े देशों पर कार्रवाई की धमकी। लेकिन तेहरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान का जवाब साफ है, अमेरिका चाहे जितना दबाव बढ़ाए, ईरान अपनी आजादी, सम्मान और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन किसे झुकाएगा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने ईरान की आर्थिक नाकाबंदी और तेज की तो इसका झटका दुनिया की अर्थव्यवस्था को कितना लगेगा। क्योंकि ये जंग अब से तेहरान और वॉशिंगटन के बीच नहीं है, इसकी गूंज तेल बाजार से लेकर ग्लोबल ट्रेड और दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा तक सुनाई दे सकती है। अमेरिका का इकोनॉमिक डी-डे और ईरान का खुला ऐलान दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। अब असली मुकाबला शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।
मिडिल ईस्ट पहुंचा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन। समंदर में अमेरिका ने बढ़ाई अपनी सैन्य ताकत। तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना का बड़ा रणनीतिक कदम इसे माना जा रहा है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की तैनाती से हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की मौजूदगी। लंबे समय से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेगा जॉर्ज वॉशिंगटन। तकरीबन 250 दिनों के बाद लिंकन को अब राहत मिल सकती है, लेकिन लिंकन की अभी तक रवानगी नहीं हुई है। 2 अमेरिकी कैरियर की मौजूदगी से बढ़ा है रणनीतिक दबाव। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और मजबूत नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि एक जहाज पहले से यहां पर है, जंगी जहाज, और दूसरा यहां पर पहुंच गया है। पहले को अभी तक रिलीव नहीं किया गया है। क्या इसके पीछे भी अमेरिका की कोई रणनीति है? क्या रणनीति है ईरान पर दबाव बढ़ाने को लेकर? लिंकन की रवानगी नहीं हुई, लेकिन वॉशिंगटन यहां पर हम देख रहे हैं कि अब 2-2 लिंकन वॉशिंगटन दोनों की मौजूदगी यहां पर बन गई है। समंदर में अमेरिका के 2-2 बाहुबली नजर आ रहे हैं और मिडिल ईस्ट में फिर से बढ़ी है अमेरिकी नौसैनिक ताकत की गूंज। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन अरब सागर के रास्ते मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। वो कैरियर जो अब 250 दिन से ज्यादा तैनात था, यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह ये लेने वाला है, लेकिन अब तक लिंकन की रवानगी नहीं हुई है। ऐसे में सवाल बड़ा है, आखिर अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपनी नौसैनिक ताकत इतनी मजबूत रखने की जरूरत क्या आन पड़ी है? वॉशिंगटन का संदेश साफ है, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दबदबा कम नहीं होगा। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की एंट्री सिर्फ एक जहाज की तैनाती नहीं, यह अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें समंदर को ही अपनी ताकत का सबसे बड़ा लॉन्च पैड बनाया जा रहा है। अब देखना यह है कि जॉर्ज वॉशिंगटन की एंट्री के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका का अगला कदम होगा क्या? ये 2 बड़े जंगी जहाज इस वक्त मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाए हुए हैं। इन सब के बीच सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है, यूएसएस अब्राहम लिंकन यहां पहले से मौजूद, यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की यहां पर अब एंट्री हो चुकी है। 2-2 बाहुबली एक साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद है। ऐसे में कितना दबाव जो है वो ईरान पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान से युद्ध लड़ते लड़ते क्या अमेरिका ने चीन के लिए प्रशांत का रास्ता खोल दिया है? एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य दबाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका को अपने सबसे बड़े और ताकतवर हथियारों में से एक को प्रशांत से हटाकर मिडिल ईस्ट भेजना पड़ा है। सवाल सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर के जाने का नहीं है, सवाल उस खाली जगह का है जो उसके पीछे प्रशांत महासागर में बन रही है। क्योंकि जिस वक्त अमेरिका का कैरियर फ्लीट ईरान के मोर्चे पर उलझा है, उसी वक्त चीन प्रशांत में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। यानी अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसा है और ड्रैगन प्रशांत में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि यूएसएस वॉशिंगटन के मिडिल ईस्ट पहुंचने के बाद कुछ समय के लिए प्रशांत में अमेरिका का कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं रहेगा। और चीन के लिए इससे बड़ा रणनीतिक मौका क्या होगा? हालांकि अमेरिका अपने सहयोगियों को यह भरोसा दिला रहा है कि उसकी ताकत कम नहीं हुई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ भरोसा है या फिर वास्तव में अमेरिका एक साथ 2 मोर्चों का दबाव झेलने की स्थिति में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान को घेरने के चक्कर में अमेरिका ने चीन को प्रशांत में बढ़त बनाने का मौका दे दिया है? और अगर ड्रैगन ने इस खाली जगह का फायदा उठा लिया तो क्या अगला संकट ताइवान के आसपास नजर आएगा? क्योंकि फिलहाल तो अमेरिका ईरान में उलझा हुआ है, उसने प्रशांत से अपनी मौजूदगी को हटा लिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये दबाव जो है वो ताइवान, जापान पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका दावे तो बड़े बड़े कर रहा है, लेकिन उन दावों में और हकीकत में कितना अंतर है ये देखना महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि फिलहाल ईरान में उलझा है अमेरिका और ड्रैगन का दबदबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान से टकराव, प्रशांत में अमेरिकी नौसैनिक दबाव, अमेरिका की रणनीतिक ताकत बढ़ गई है ऐसा लग रहा है। चीन के लिए कहीं ना कहीं एक विंडो जो है खुल गई है। अमेरिकी कैरियर का हटना, प्रशांत में अमेरिकी मौजूदगी नहीं,
ऐसे में चीन की सैन्य गतिविधियां यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या बीजिंग अपना प्रभाव बढ़ाएगा? चीन की बढ़ती सैन्य हलचल, इंडोनेशिया के साथ नौसैनिक अभ्यास, स्कारबोरो शोल के पास सैन्य अभ्यास, जापान के आसपास लाइव फायर ड्रिल, प्रशांत में कुल मिलाकर चीनी दबदबा बढ़ रहा है। अब चीन का असली निशाना क्या है? ताइवान पर तुरंत हमला जरूरी नहीं है, पहले क्षेत्रीय देशों पर प्रभाव डाल दे। अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्रीय ताकत के तौर पर पेश करना, इन सब के बीच क्या वाकई में अमेरिका ने फिलहाल चाइना को हल्के में ले लिया है या फिर ईरान उसकी प्रायोरिटी है और दोनों मोर्चों को एक साथ हैंडल करने की स्थिति में अमेरिका फिलहाल नहीं है? इसी के साथ वर्ल्ड वॉर में आज के लिए बस इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।